माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोड के साथ में फुटपाथ होना और उस फुटपाथ पर चलना दोनों को ही मौलिक अधिकार डिक्लेयर कर दिया है, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। इसका वायलेशन भी हो सकता है कि आप घर से बाहर निकले, रोड है बट रोड के साथ में फुटपाथ नहीं है। इट मींस आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन। तो आपको जितने मर्जी मौलिक अधिकार दे दिए जाएं, अगर आप उन अधिकारों को मांगेंगे ही नहीं तो वो आपको मिलेंगे भी। दूसरी तरफ इस आज की डेट में जो फुटपाथ पर बैठकर लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि उसे अगर फुटपाथ को क्लियर करना है तो उन्हें वहां से हटाना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, 19 जून 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाई और इस जजमेंट को सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ होना, रोड के साथ में फुटपाथ होना और उस फुटपाथ पर चलना दोनों को ही फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। किस केस में ऐसा किया गया, क्या क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शंस दी, आपको बताऊंगा। और साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि जो फुटपाथ के यूजर हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो फुटपाथ के यूजर हैं उनको क्या फायदा होने वाला है और क्या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है। अभी मैं 1 जून से लेकर 11 जून तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर था, तो वो यात्रा नेपाल से होकर जाती है। तो जब मैं 1 जून को नेपाल में थोड़ा सा घूम रहा था तो मैंने वहां पर पर्सनली देखा दोस्तों कि फुटपाथ पर कोई एनक्रोचमेंट नहीं था। अगर दुकानें थी तो सामान दुकान के अंदर था, कुछ भी दुकान के बाहर नहीं। नेपाल को तो हम बड़ा कमजोर कंट्री मानते हैं ना दोस्तों, गरीब देश मानते हैं ना। काठमांडू की बात मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि दूसरे शहरों में क्या होता होगा, बट काठमांडू जिस एरिया में मैं रुका था, मैंने जब वहां पर देखा तो फुटपाथ बिल्कुल खाली थे और केवल पेडेस्ट्रियंस उस पर चल रहे थे। कोई दुकान नहीं थी उस पर, कोई रुकावट नहीं थी, आसानी से पेडेस्ट्रियंस चल सकते थे। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्या हमारे देश में जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होगी तो क्या तब तक हम जागेंगे नहीं? या फिर जो हमारी मशीनरीज हैं वो भी केवल रिलीफ हमको जब देंगी जब कोई एक बड़ी घटना हो जाएगी, उसकी कोई कीमत चुका दी जाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश, हमने टारगेट रखा है अपने देश को 2047 तक विकसित करने का, डेवलप्ड करने का। और डेवलप का मतलब दोस्तों यही होता है कि हम हर फील्ड में डेवलप हो जाएं, हमारी सारी अथॉरिटीज प्रोएक्टिव हो जाए, पहले से ही सोचकर अपने नागरिकों को वो सुविधाएं देने लगे जिनकी उनको आवश्यकता है। इंतजार ना करें कि कोई बड़ी घटना घटे तब जाकर हमारी अथॉरिटी जागे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा कि एक व्यक्ति सुबह सुबह 9 बजे अपने बच्चे को तैयार करके, ड्रेस पहनाकर स्कूल छोड़ने जा रहा था, अपने घर के पास के स्कूल। जब वो घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए, तो जिस रोड पर वो चल रहा था वहां फुटपाथ नहीं था, और रोड पर भी रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग्स बनाए जाते हैं, वहां पर कोई क्रॉसिंग का ऐसा जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं था। तो वो मजबूर था कि अपने बच्चे को लेकर वो व्यक्ति रोड पर ही वॉक कर रहा था, रोड पर ही चल रहा था। इसी दौरान पीछे से एक हाई स्पीड में, बहुत तेज स्पीड में टैंकर आता है और इस बच्चे को कुचल कर निकल जाता है। ये दर्दनाक घटना घटित होती है दोस्तों, एक पिताजी के लिए बहुत बड़ी घटना है, हम लोगों को भी कहीं ना कहीं झकझोर देती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं होती है, और हमारे देश में नहीं, लगभग सभी देशों में घटनाएं होती हैं। और इसका हमारे देश में लीगल फ्रेमवर्क क्या है आज की डेट में, कि इंफॉर्मेशन पुलिस के पास जाएगी, पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी, वो टैंकर का जो ड्राइवर जिसने ऑफेंस किया है उसको पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके और एविडेंसेस कलेक्ट करके
मैटर को कोर्ट में भेजेगी। अब ये एक्सीडेंट से रिलेटेड केसेस दो कोर्ट्स में जाते हैं दोस्तों। एक मामला जाता है क्रिमिनल केस में, जहां पर ड्राइवर के अपराध को डिसाइड किया जाता है और उसको कितनी सजा दी जाए ये डिसाइड किया जाता है। और दूसरी तरफ मैटर जाता है कि जो व्यक्ति की डेथ हो गई, जो इस बच्चे की डेथ हो गई है, इसके परिवार को जो क्षति हुई, इस क्षतिपूर्ति को कैसे पूरा किया जाए, इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। तो ये कोर्ट होता है MACT। यहां पर कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है। ये मैटर भी MACT कोर्ट में गया। जब MACT कोर्ट में गया तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भरपाई की होगी। इस जजमेंट को पढ़ने से पता चलता है कि लगभग 7 लाख से कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया गया था थोड़ा सा, और ये डिसाइड हुआ कि इनको, जो बच्चे के पिताजी हैं, जो बच्चे की डेथ हुई है, इसको लगभग 7 लाख रुपए के आसपास कंपनसेशन दे दिया जाए। ये मैटर गया हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने इस कंपनसेशन के अमाउंट को घटाकर लगभग 4.25 लाख रुपए के आसपास, 4 लाख समथिंग रुपीज के आसपास कर दिया, 4,70,000 के आसपास। लेकिन ये मैटर गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दो काम किए। पहला काम किया कि कंपनसेशन को बढ़ाकर लगभग 11 लाख, 11.5 लाख रुपए के आसपास कर दिया। ऐसे सैकड़ों एक्सीडेंट हुए, सैकड़ों एक्सीडेंट MACT कोर्ट, क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहले भी गए। लेकिन फर्स्ट टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि अमाउंट आप 11 कर दें, 4 कर दें, 7 कर दें। जो जान एक बार चली गई उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। जो लव एंड अफेक्शन होता है उस जान के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो हालात देखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रोड्स पर गाड़ियां चलें, बहुत अच्छी बात, लेकिन साथ में पैदल यात्री जो चल रहे हैं उनका भी बराबर का अधिकार है। और बराबर का नहीं बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले उन्हीं का अधिकार है चलने का, क्योंकि पहिया बाद में आया, मोटर गाड़ी बाद में आई। व्यक्ति बहुत जमाने से, बहुत पुराने टाइम से, जब से पैदा हुआ है, पैदल तो वो चल ही रहा है, उसका प्राइमरी राइट है पैदल चलने का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करते हुए कहा कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो रोड पर चल सके। और रोड पर चल सके में ये बात भी शामिल है कि रोड के साथ में फुटपाथ होना चाहिए। और फुटपाथ होना चाहिए, इसमें ये बात भी शामिल है कि फुटपाथ वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, चलने लायक होने चाहिए। तो ये बात डिसाइड हो जाने से अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आई है। हमारी जो अथॉरिटीज हैं उनके लिए भी डायरेक्शन दी है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अब अगर ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और इसका वायलेशन होता है, इसका उल्लंघन होता है, तो एक आम आदमी के पास क्या रेमेडी है, क्या उसके पास लीगल फ्रेमवर्क होगा जो इस उल्लंघन के लिए वो कोर्ट जा सके या किस अथॉरिटी को वो अप्रोच करे। तो इसके रिगार्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में पैरा नंबर 20 में 3 बातें डिक्लेयर की है। दोस्तों ये मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा। लिखी इंग्लिश में, पर मैं आप लोगों को हिंदी के लिए भी बता दूंगा। दोस्तों उन्होंने कहा है वी डिक्लेयर एज अंडर, हम ये घोषणा करते हैं जो नीचे लिखी गई बातें, द राइट टू वॉक इज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात हुई है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू वॉक, चलने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट होगा, मौलिक अधिकार होगा, और वो वही मौलिक अधिकार होगा जैसे मौलिक अधिकार, दूसरे मौलिक अधिकार पार्ट 3 में दिए गए। इट इज इंटीग्रल टू द राइट टू मूवमेंट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(d), read with article 19(1)(a), article 19(1)(b),
आर्टिकल 19(1)(c) एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मूवमेंट की जो गारंटी हमको दी गई है, कहां दी गई? वो आर्टिकल 19(1)(d) में दी गई है और कहा गया है एवरी पर्सन हैज राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी मूवमेंट कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है, चल सकता है। उसी में शामिल है राइट टू वॉक। उसी का इंटीग्रल पार्ट, मतलब ऐसा पार्ट है राइट टू वॉक कि उससे अलग नहीं किया जा सकता। और जब इसको आप आर्टिकल 19 उसका क्लॉज 1 और उसकी सब क्लॉज ए, बी और सी के साथ में और आर्टिकल 21 के साथ में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राइट टू मूवमेंट में से इस राइट टू वॉक को अलग नहीं किया जा सकता है। द फंडामेंटल राइट टू वॉक विल टेक विद इन इट्स स्वीप द राइट टू डिमार्केटेड फुटपाथ। इन्होंने कहा कि ये जो राइट टू वॉक है ना, इसमें ये शामिल है, इस फंडामेंटल में ये शामिल, फंडामेंटल राइट में शामिल है कि डिमार्केटेड फुटपाथ हो, ये भी फंडामेंटल राइट है। निर्धारित किया जाए, चिन्हित किया जाए कि इतना पार्ट रोड का, ये वाला पार्ट फुटपाथ होगा और इस पर केवल और केवल पेडेस्ट्रियंस, पैदल यात्रियों का चलने का अधिकार होगा, चलने का अधिकार होगा। इस बात को थोड़ा सा आप माइंड कर लीजिए, माइंड में नोट कर लीजिए कि चलने का अधिकार होगा। These rights are primary and shall have priority over movement by motorized vehicle। उन्होंने कहा है कि ये वाले जो राइट्स हैं, कौन कौन से? these rights मतलब फुटपाथ होना सड़क के साथ में, और फुटपाथ का डिमार्केटेड होना, वेल मेंटेन्ड होना, क्लियर होना, चलने लायक होना। ये जो राइट्स हैं ये पहले आते हैं, दीज आर प्राइमरी राइट्स। और जो मोटर व्हीकल्स के राइट्स हैं, जो गाड़ियां चलती हैं रोड पर, वो सेकेंडरी है। पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि फुटपाथ पर पैदल यात्री हैं, उनके राइट्स को हमें प्राइमरी रखना होगा। ये क्लॉज ए, पैरा नंबर 20 क्लॉज ए में उन्होंने ऐसा बोला। क्लॉज बी में देखिए, पहली बात क्लॉज ए में क्या बता दिया, अगर मैं कंक्लूड करूं तो उन्होंने बता दिया कि फंडामेंटल राइट है क्या और उसका एक्सटेंट कितना है, दूसरे राइट्स के साथ में क्या उसका कंपैरिजन रहेगा, वो प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है। तो वहां बता दिया राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ इज अ प्राइमरी, देन द राइट टू मोटराइज्ड व्हीकल। जो रोड पर गाड़ियां चलती हैं उनसे पहले आता है फुटपाथ पर पैदल यात्रियों का अधिकार। अब अगर ऐसा फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया तो क्वेश्चन आता है कि इसका वायलेशन भी हो सकता है। वायलेशन कैसे हो सकता है कि आप देखा कि आप घर से बाहर निकले, रोड है बट रोड के साथ में फुटपाथ नहीं है। इट मींस आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। और जब जब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आपको भी जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार को मांगना पड़ेगा। कहते हैं ना कि बिना रोए तो मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। आपको जितने मर्जी मौलिक अधिकार दे दिए जाएं, अगर आप उन अधिकारों को मांगेंगे ही नहीं तो वो आपको मिलेंगे भी। इसलिए एक आप जागरूक नागरिक बनिए और अपने अधिकारों को पहचानिए, और उन अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उन्हें मांगना सीखिए। अब मांगना सीखने में यह भी आता है कि आप अधिकार मांगेंगे किससे, कहां जाएंगे, किसको अप्रोच करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस फंडामेंटल राइट के डिक्लेयर होने से किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, और जो पैदल यात्री हैं उनके लिए ऐसा नहीं कि हमेशा फायदा ही होगा, इससे उनको नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ इस आज की डेट में जो फुटपाथ पर बैठकर लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि उसे अगर फुटपाथ को क्लियर करना है तो उन्हें वहां से हटाना ही पड़ेगा। तो लौटकर मैं आता हूं कि आप घर से निकले, रोड है, फुटपाथ नहीं है। अगर फुटपाथ है तो वो चलने लायक नहीं है, वो चलने लायक किसी भी कारण से क्यों ना हो, लेकिन चलने लायक नहीं है।
तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जब जब ये लॉ में कहा जाता है कि जहां जहां एक राइट होगा किसी पर्सन का, वहीं वहीं किसी दूसरे पर्सन की ड्यूटी होगी। तो जैसे ही ये डिक्लेयर कर दिया कि फुटपाथ पर चलना है, फुटपाथ का होना, दोनों फंडामेंटल राइट हैं, तो अब ये ड्यूटी किसकी होगी? क्योंकि जहां राइट वहां ड्यूटी होगी। तो ड्यूटी के लिए बताया द फंडामेंटल राइट टू वॉक ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ्स हैज अ कोरिलेटिव ड्यूटी। कॉमन सा रूल है कि जहां फंडामेंटल राइट होगा वहां ड्यूटी भी होगी किसी तरह किसी की, इफ द रोड एग्जिस्ट्स। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगले पैरे में कहा कि अगर रोड है, there is a duty to ensure that there are demarcated and well maintained footpaths for walkers। अगर रोड है तो ये भी ड्यूटी है किसी ना किसी की, ये नहीं बताया अभी तक किसकी है, बताएंगे, कि वहां पर एक डिमार्केटेड, चिन्हित किया हुआ और वेल मेंटेन्ड, उसको व्यवस्थित भी होना चाहिए, मेंटेन भी करके रखा गया है, प्रॉपर मेंटेन, चलने लायक होना चाहिए वॉकर्स के लिए, वॉकर्स के लिए। ध्यान देना, ये डिमार्केटेड वेल मेंटेन्ड फुटपाथ किसके लिए? वॉकर्स के लिए। तो यहीं से ये क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या वहां पर जो लोग बैठकर अपनी जीवन याचिका चला रहे हैं या जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, क्या उनके लिए भी ये फंडामेंटल राइट है फुटपाथ का होना? तो आप देखिए, वॉकर्स के लिए फंडामेंटल राइट्स है और किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। यहां पर ड्यूटी तो बता दी कि ये ड्यूटी होगी डिमार्केटेड एंड वेल मेंटेन्ड फुटपाथ को रखना, बट ये ड्यूटी होगी किसकी? ड्यूटी बियरर्स आर, कौन कौन है जिनकी ड्यूटी होगी? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, शहरी विकास प्राधिकरण, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिकाएं, नगर निकाय, म्युनिसिपैलिटीज एंड इवन पंचायत। ग्राम पंचायत की भी ड्यूटी लगाई कि अगर आप रोड देंगे तो रोड के साथ में पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी देंगे, और फुटपाथ देंगे उसे मेंटेन करेंगे कि वो चलने के लायक होने चाहिए। हु मस्ट एंडीवर टू डिमार्केट, इन सब ड्यूटी बियरर्स की ड्यूटी क्या होगी कि वो डिमार्केट करें, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन एंड सेफगार्ड फुटपाथ्स। डिमार्केट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और उनको मेंटेन भी करके रखेंगे, और भैया उनको सेफ रखेंगे फॉर वॉकर्स एंड अदर नेसेसरी पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एज वॉकिंग इज इंट्रीगल टू द लाइफ। क्योंकि चलना लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। अगर लाइफ है तो चलना तो होगा ही होगा। आर्टिकल 21 कहता है फंडामेंटल राइट टू लाइफ। जीवन है तो बिना चलने के जीवन नहीं हो सकता। इट इज ए वॉकिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21 एंड 29 को मिलाकर ये बात, इन्होंने दो बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरी बात पर। तो मैं अगर कंक्लूड करूं तो पहली बात मैं बताया कि क्या फंडामेंटल राइट होगा। अब जब जब राइट होता है तो एक किसी पर्सन की ड्यूटी होती है, तो दूसरे पार्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि वो ड्यूटी बियरर्स कौन कौन होंगे। अब तीसरे पार्ट में आता है कि अगर ड्यूटी बियर्स ने अपनी ड्यूटी नहीं की और आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, तो अब आपके पास क्या रेमेडी है वो बताई तीसरे पार्ट में, और कहा द वायलेशन ऑफ द राइट टू वॉक ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ। अगर डिमार्केटेड फुटपाथ पर कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, किस तरीके से हो सकता है? फुटपाथ का ना होना भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। फुटपाथ है बट क्लियर नहीं है, एनक्रोचमेंट है, क्लियर नहीं है चलने के लिए, तो भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, राइट टू वॉक का वायलेशन है। विल एंटाइटल द सिटीजन्स टू इन्वोक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रेमेडीज अगेंस्ट ड्यूटी बियरर्स फॉर रेस्टिट्यूशन एंड कंपनसेशन। यहां पर बताया कि अगर राइट का वायलेशन हुआ तो पहली बात कौन एंटाइटल्ड होगा, तो उन्होंने लिखा है सिटीजन। मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को यहां पर लिखना चाहिए था पर्सन। सिटीजन में एंड पर्सन में डिफरेंस होता है दोस्तों। अगर कोई पर्सन है,
इंडियन सिटीजन नहीं है, बट इंडिया में है, प्रेजेंट है, और अगर वो वॉक कर रहा है, तो क्या फुटपाथ पर वॉक करना उसका फंडामेंटल राइट नहीं है? उसका भी फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर सिटीजन लिखना मुझे थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारी पूरी श्रद्धा है, और बस एक सजेशन है कि ऐसा होना चाहिए। और फ्यूचर में अगर इस जजमेंट के आधार पर कोई लॉ बनता है, और जैसे कि वो कमीशंस बनाए जाते हैं इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहां पर पर्सन वर्ड यूज कर दिया जाए तो अच्छा होगा। तो पहली बात कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो ये किसको मिलेगा? सिटीजन को क्या ड्यूटी है, क्या एंटाइटलमेंट होगी सिटीजन को कि वो इन्वोक कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रेमेडीज, जो भी संवैधानिक या विधिक उपचार उसके पास अवेलेबल हैं, उन सब को वो इन्वोक कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में पिटीशंस लगा सकता है, और अपने जो वायलेशन उसका हुआ है फंडामेंटल राइट्स का, उसका रेस्टिट्यूशन वो करा सकता है। लीगल रेमेडी, अगर उसे कोई कंपनसेशन चाहिए, किसी लॉ ने, जब लॉ बनेगा किसी दूसरे लॉ ने भी अगर कोई लीगल रेमेडी दी है, तो उसको भी लीगली वो, बजाय माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने के किसी दूसरी कोर्ट में जाकर, किसी दूसरे अथॉरिटी के पास जाकर अगर उसको लीगल रेमेडी मिलती है, तो वो भी लीगल रेमेडी वो अवेल कर सकता है। बट किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट ड्यूटी बियरर्स, अगेंस्ट ड्यूटी बियरर्स। और ये ड्यूटी बियर्स कौन होंगे? ड्यूटी बियरर्स क्लॉज बी में बता दिए, बट मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं। अपना आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पर स्टेट को डिफाइन किया गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। और फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं? देखिए, ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो गया, तो अब जितनी भी बातें फंडामेंटल राइट्स पर एप्लीकेबल होती हैं, वो सब इस पर भी एप्लीकेबल होंगी। तो फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट एप्लीकेबल होते हैं, या फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं? क्या इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं? नहीं, स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बियरर्स के अगेंस्ट लिखा है, और बियरर्स कुछ लिमिटेड हैं ऊपर क्लॉज बी में, तो ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन एक बार फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब ये स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, और इस स्टेट में जो कोई भी आते हैं उन सब के अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल होगा, उन सब के अगेंस्ट ये इन्वोक किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और लीगल रेमेडी इन सब के अगेंस्ट इन्वोक की जा सकती है। और किस पर्पज के लिए? फॉर रेस्टिट्यूशन, उनको मांगने के लिए कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट हमें दिया जाए, और कंपनसेशन लेने के लिए कि हमारी इस वजह से जो हमारा ये नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कराई जाए। तो आप लोगों को क्या ये इंतजार करने की जरूरत होगी कि पहले कोई घटना घटे तभी आप उस फंडामेंटल राइट को मांगेंगे? नहीं, अब फंडामेंटल राइट तो आपको मिल गया है, अब घटना का इंतजार नहीं करना, आप पहले ही रेस्टिट्यूशन मांग सकते हैं। कंपनसेशन, अगर आपको लगा है कि कोई घटना नहीं घटी, लेकिन आपको जब फुटपाथ नहीं मिल रहा है चलने के लिए, रोड पर चलना पड़ रहा है, तो आपके माइंड में जो टेंशन रहती है, आपको बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ता है कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा, ये जो एगोनी रहती है, जो टेंशन रहती है, इसके लिए भी कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको चोट लगेगी तभी आप कंपनसेशन क्लेम करेंगे। दिस रेमेडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेमेडीज दैट आर अवेलेबल इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1998। अभी मैंने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो एमएससीटी कोर्ट में मामला जाता है, वहां कंपनसेशन डिसाइड होता है, उस कंपनसेशन से अलग कंपनसेशन होगा। और ये जो फंडामेंटल राइट है, ये इसके अंदर जितनी भी आपको रेमेडी मिली हुई है इस एक्ट के अंदर, इससे अलग है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, इंडिपेंडेंट है, इन रेमेडीज पर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये तीन बातें यहां पर डिसाइड करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस केस का नाम अब बदल दिया जाए।
एक्चुअल में क्या है इस केस का नाम वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अब इस केस का नाम क्या है। इस केस का नाम माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्री को कि आप इसे चेंज करिए और रखिए री फंडामेंटल राइट टू वॉक एंड फुटपाथ। तो आपको नाम जरूर पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट टू वॉक एंड फुटपाथ, री। दोस्तों मैं आप लोगों को आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूं कि माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है, किसके अगेंस्ट किया है और उसकी रेमेडी आपको किस तरीके से मिलेगी। अब इसके एक्चुअल प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या पड़ेंगे आप लोगों के जीवन पर, वो मैं आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अभी बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन हिट करके रखिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाए कि हाँ अवेलेबल हो गई है वीडियो और चैनल पर। तो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं लास्ट में कि इस जजमेंट का एक्चुअल नाम क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इस केस में जो अपीलेंट है वो है मनियर इलियास एलियस शेख रियाज एंड अनदर, और जिसके अगेंस्ट था रेस्पोंडेंट थे पी अय्यप्पन एंड अदर्स। ये केस का नाम था। ये सिविल अपील थी दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इस केस में ये डिसीजन आए, ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।